नाज़रीन न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खबर दोपहर। रूस के जरिए यूक्रेन पर जंग थोपे हुए आज 1 महीना मुकम्मल हो गया है। खबर दोपहर में आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे। यूक्रेन पर रूसी जारहियत का 1 महीना पूरा हो गया है। यूक्रेन में रूसी हमले से जानो माल का बेपनाह नुकसान हुआ है। लाखों अफराद बेघर हो गए। देखिए रिपोर्ट। यूक्रेन पर रूसी जारहियत का 1 महीना पूरा हो गया है। रूसी हमले ने यूक्रेन और यूक्रेनी आवाम का सब कुछ तब्दील कर दिया है। जान और माल का बेपनाह नुकसान हुआ, लाखों अफराद बेघर हो गए। गैर यकीनी की सूरत हाल हुनूज बनी हुई, लेकिन इस 1 महीने के दौरान यूक्रेनी फौज और आवाम का मज़ाहमती किरदार सामने आया है। वो रूस को चौंकाने वाला है। शायद रूस ने यूक्रेन को कमतर समझने की भूल की है। 30-й день, це вже місяць. Якби Росія знала, що їх чекає у нас таке, я впевнений, вони б точно побоялись сюди йти. За цей місяць ми втримали всі основні напрямки російських ударів. Світ застосував руйнівні санкції. Ми працюємо далі, домовляємось ще про нові. ये मुकाबला बराबरी का न था, कहाँ रूस और कहाँ यूक्रेन, लेकिन यूक्रेन ने अब तक हर महाज पर रूस को मुंह तोड़ जवाब दिया है। हालांकि मगरिबी महाज पर रूसी फौजें पेशकदमी कर रही हैं, जहां रूसी फौज के सामने यूक्रेनी फौज कदरे कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। Я вдячний кожному і кожній з вас, кожному і кожній за цей місяць великої боротьби, звичайно, нашим Збройним силам, звичайно, Нацгвардії, нашим прикордонникам, лікарям, рятувальникам, тероборонівцям, розвідникам, працівникам спеціальних служб, багатьом людям, представникам інших професій, хто береже наше життя, хто береже нашу вільну Україну. Слава нашим героям, слава нашим людям, слава нам усім. Слава Україні! रूस और यूक्रेन के बीच एक जानिब घमसान का रन पड़ा है, तो मुज़ाकरात का अमल भी जारी है। आलमी बरादरी रूस पर दबाव बनाने की हर मुमकिन कोशिश में जुटी है। यूक्रेन को अमेरिका और इसके इत्तेहादी ममालिक से मदद भी मिल रही है। इसके साथ साथ रूस के खिलाफ सख्त इक़्तिसादी पाबंदियां आयद की जा रही हैं। ये लड़ाई फिलहाल खत्म होती नजर नहीं आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो नाज़रीन आपको बता दें कि रूस के यूक्रेन पर हमले को 1 महीने का वक्त हो गया। लगातार घमासान जारी है और इस दौरान हलाकतों में भी लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है। रूस के जरिए यूक्रेन पर जंग थोपे आज 1 महीना मुकम्मल हो गया। यूक्रेन के कई शहरों में दोनों मुल्कों की फौज के बीच लड़ाई जारी है। खार्किव में रूस ने बीती शब बमबारी की। मारियोपोल में घमासान जारी है। रूसी हमले के 1 माह मुकम्मल होने पर यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने अपने वीडियो प्याम में कहा कि रूस यूक्रेन पर हमले ना करता अगर इसे ये पता होता कि इसे सख्त मज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। इस वक्त हमारे साथ ख़ास मेहमान प्रोफेसर वक़ार अहमद, जो कि आलमी उमूर के माहिर हैं, अमेरिका से जुड़ रहे हैं। वक़ार साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे प्रोग्राम में। वक़ार साहब, सबसे पहले आपसे सवाल करना चाहूँगा, रूस के यूक्रेन पर हमले को तकरीबन 1 महीने का वक्त हो गया, किस तरह से देखते हैं? क्या रूस ने एक जो टारगेट सेट किया था, क्या वो मुकम्मल होता दिखाई दे रहा है? रूस ने एक्सपेक्ट किया था कि बहुत जल्दी यूक्रेन पे हमला सक्सेसफुल रहेगा, पर ऐसा हुआ नहीं है। यूक्रेन ने रेजिस्ट बहुत स्ट्रांगली किया है। शायद रूस की जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी वो मुकम्मल तौर से कंप्लीट नहीं थी, तो इसलिए वक्त कुछ ज्यादा लग रहा है। और अब लगता नहीं है कि रूस कंप्लीटली सक्सेसफुल रहेगी यूक्रेन को कंप्लीटली कैप्चर करने में। तो ये बिल्कुल माना जाए कि रूस इस जंग को जितना आसान समझ रहा था उतना आसान है नहीं है? नहीं, उतना आसान है नहीं। लेकिन बिल्कुल वक़ार साहब, अगर ये देखा जाए रूस का और यूक्रेन का तकाबुल करें अगर हम, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आते हैं। अगर फौजी तौर पर अगर हम देखें, जो असलहे के तौर पर हम देखें, तो
दिक्कत रूस को कहां पे आ रही? क्या यूक्रेन को कहीं बाहर से मदद है? हाँ, यूक्रेन को तो काफी अमेरिका से पैसा मिल रहा है। इसके अलावा वेपन्स की भी सपोर्ट है अमेरिका से। नेटो अलायंस से भी काफी कुछ वेपनरी का सपोर्ट है। तो इस तरह से सपोर्ट है। इसके अलावा रशिया की जो आर्मी है वो भी थोड़ा डीमोरलाइज्ड है। रशिया जो है अपने आर्मी के अलावा बाहर के मिलिशिया पे भी रिलाई कर रही है। तो इसके वजह से मिलिशिया जो है वो नेशनलिस्ट रीजन की वजह से तो फाइट करती नहीं है, वो तो पैसे की वजह से फाइट करती है। तो ये सब रीजंस की वजह से भी जो है जंग में वक्त ज्यादा लग रहा है, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा वक्त लग रहा है। पर जैसा कि आपने कहा, बाहर से वेपन्स और पैसे यूक्रेन को मिल रहे हैं। अमेरिका काफी मदद कर रही है यूक्रेन को। वकार साहब, एक चीज और देखी जा रही है कि नेटो की भी एंट्री हो रही है। अभी तक दो कंट्रीज के बीच जंग थी एक तरह से देखा जाए, और बाहरी तौर पर सपोर्ट था कुछ अमेरिका वगैरह का, लेकिन अब नेटो के आने के बाद इसमें और इजाफा होगा, जंग में तेज होगी जंग। नेटो यूक्रेन को डायरेक्टली तो हेल्प नहीं कर रही है। अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहता वॉर में। अभी अफगानिस्तान से अभी अमेरिका वापस आया, तो जिसे कहते हैं अमेरिका में एपिटाइट नहीं है वॉर का, लॉस ऑफ लाइफ के लिए एपिटाइट अमेरिका में नहीं है। दोबारा अमेरिका भी जंग में एंटर करना नहीं चाहता। पर जहां तक पैसे का सवाल है और वेपन्स का सवाल है, अमेरिका काफी हद तक वो यूक्रेन को प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। पर लाइफ और मिलिट्री सपोर्ट डायरेक्टली देने के लिए तैयार नहीं है। अजी, ये भी खतरा है कि रूस बिल्कुल ये भी खतरा है कि रूस केमिकल हथियार इस्तेमाल कर सकता है। हाँ, रशिया ने कुछ हद तक वो न्यूक्लियर वेपन्स का भी थ्रेट दे रखा है। तो ये भी है कि अगर लो ग्रेड न्यूक्लियर वेपन्स यूरोपियन कंट्रीज पे या जर्मनी पे या बॉर्डरिंग कंट्रीज पे अगर रशिया ने यूज करना शुरू कर दिया तो वो थ्रेट भी हैंग कर रहा है। तो इसलिए जो है मेजर कॉन्फ्रंटेशन की तरफ अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज रशिया को पुश करना नहीं चाहती। तो कुछ हद तक ये भी सुनने में आ रहा है कि नेगोशिएटेड सेटलमेंट होने के चांसेस हैं, उस तरफ बात जा रही है। किस तरह की बातचीत हो सकती है वकार साहब? बात मतलब किस तरह से हो सकती है? क्या रूस वापस होगा वहां से? बिल्कुल कंप्लीटली बैकआउट रूस नहीं करेगा। जहां तक मुझे लगता है कुछ टेरिटरी कॉन्कर जो किया है, कुछ शहरों को जिस रूस ने जो कॉलोनाइज किया है, वो होल्ड ऑन करके रूस रहेगी। पर पूरे यूक्रेन को वो कॉलोनाइज करने की या कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेगी। और जहां तक नेगोशिएटेड सेटलमेंट का सवाल होता है, तो वो मुझे जहां तक लगता है ये रहेगा कि नेटो का एक्सपेंशन यूक्रेन की तरफ नहीं होगा। इस बात पे सेटलमेंट होने के चांसेस हैं। बिल्कुल। जो बाइडेन का भी एक बयान आया कल कि अगर रूस ने केमिकल हथियार इस्तेमाल किया तो यूक्रेन जवाब उसका नहीं देगा, हम जवाब देंगे। वो देखिए, वो काफी रिस्की है केमिकल वेपन्स यूज करना, और दुनिया भर में अपना पोजीशन जो है काफी लेजिटिमेसी लूज करना। वो रशिया की कितने हद तक उस दूर तक जा सकती है, वो जरा क्वेश्चनेबल है कि केमिकल वेपन्स यूज करेगी कि नहीं। मुझे नहीं लगता अभी तक कि रशिया उस हद तक जाने के लिए राजी है केमिकल वेपन यूज करके। ये वेस्टर्न प्रोपेगेंडा हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता कि रशिया उस हद तक जा सकती है। ये देखिए, ये जंग जो है दोनों तरफ की मिस्टेक है। सिर्फ एक पार्टी को दोष देना, पुतिन की तो बहुत बड़ी गलती है। पुतिन है ऑटोक्रेटिक, पर जब सोवियत यूनियन की कोलैप्स हुई थी तो अमेरिका की भी प्रॉमिस थी। अगर आप अभी जो CIA के जो हेड है उसके अगर आप मेमोइर्स पढ़ेंगे 1990s की जब बात हुई तो वर्बली गोर्बाचोव को प्रॉमिस किया गया था कि नेटो का एक्सपेंशन नहीं होगा रशिया की तरफ। उनके मेमोइर्स में लिखा हुआ, जो अभी CIA के हेड है उनका मेमोइर्स में है। और ये टैसिट अंडरस्टैंडिंग थी। इसके बावजूद नेटो का एक्सपेंशन 12 या 13 कंट्रीज में हुआ है। तो अमेरिका और नेटो एलाइज ने जो है अपने प्रॉमिस से बैकआउट किया है, और
इसके वजह से भी रशिया एक थ्रेट महसूस अपने हैज बीन थ्रेटेंड। तो ये फैक्टर को भी अकाउंट में लेना होगा कि वेस्ट ने अपने प्रॉमिस से बैकआउट किया है, और पुतिन तो ऑटोक्रेटिक है ही है, तो उसने ये मौका इस्तेमाल करके यूक्रेनियन लोगों पे काफी जो है वायलेंस परपेट्रेट किया है। तो दोष तो दोनों साइड में, पर नेगोशिएट करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। उस बैक चैनल्स में नेगोशिएशन चल रहे हैं, ये नहीं कि नेगोशिएशन बिल्कुल। वकार साहब, चीन को इस पूरे एपिसोड में आप कहां देख रहे हैं? क्योंकि जो बाइडेन ने कल ये भी कहा था कि अगर चीन ने रशिया का साथ दिया तो उसके नतीजे बहुत हंगामा खेज हो सकते हैं। तो चीन को इस पूरे एपिसोड में आप कहां देख रहे हैं? मेरे ख्याल से चीन जो है वो इस सिचुएशन को यूज करके ये टेस्ट कर रही है कि डॉलर को इंटरनेशनल मार्केट में कहां तक रिप्लेस किया जा सकता है और नए करेंसी को फ्लोट किया जा सकता है। ये इतना जल्दी अमेरिका को एज अ हेजेमोनिक ग्लोबल पावर रिप्लेस करना इमीडिएटली पॉसिबल शायद नहीं हो, पर चीन अभी टेस्ट कर रही है कि नेक्स्ट 10, 15, 10, 15 साल, 20 साल के अंदर अमेरिका को एज द सुप्रीम पावर पुश आउट किया जा सकता कि नहीं। और अगर पुश आउट करना है तो चाइना, रशिया और कुछ 1-2 अलायंस करके डॉलर को इंटरनेशनल मार्केट में एज द सोल करेंसी, एज द सोल पावर करेंसी रिप्लेस करना होगा। बिल्कुल। तो वो चाइना जो है देख रही है किस हद तक पॉसिबल है। बिल्कुल। मगरिब और मशरिक को बिल्कुल वकार साहब, मगरिब और मशरिक को ये जंग जो है वो डिफाइन करेगी, क्योंकि रूस ने भी ये कहा है कि जो भी अब वो पेट्रोलियम अशिया या गैस को अगर वो आलमी मार्केट में बेचेंगे तो रूबल के थ्रू बेचेंगे, डॉलर के थ्रू नहीं बेचेंगे। तो एक तरह से मगरिब और मशरिक को डिफाइन करने की भी बात हो रही है। जी, एग्जैक्टली। वो पर देखिए, चाइना जो है रूबल को स्ट्रांग होने नहीं देगी। ये जो है चाइना की भी गेम है। इंडिया भी जो है अगर रशिया पे ज्यादा रिलाई करेगी तो इंडिया के लिए भी ये डेंजरस हो सकता है। अगर आपको याद होगा 1991 इंडिया की भी जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी वो इसलिए हुई थी क्योंकि इंडिया पहले सोवियत यूनियन के साथ रूपी ट्रेड करती थी। जहां तक लोग ये याद रखते हैं कि इंडिया की क्राइसिस जो हुई थी वो कुवैत में जंग होने की वजह से रेमिटेंस आना कम हो गया था, इसके वजह से इंडिया के पास बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गई थी। पर मेन रीजन ये था कि रूबल जो ट्रेड था वो कोलैप्स हो गया था और इंडिया के पास जो है सडनली डॉलर की जरूरत पड़ गई थी। तो रूबल और सोवियत यूनियन ने कहा कि हम रूबल में और नहीं ट्रेड करेंगे। वो जो है इंडिया को बहुत बड़ा धक्का पड़ा था उसमें। तो किस हद तक इंडिया रूबल के पीछे भागेगा वो भी देखना है। बिल्कुल। वो रूबल के पीछे भागकर वो इंडिया भी फंस सकता है। पर इंडिया शायद इसी वजह से खामोश है क्योंकि अमेरिका लगातार हिंदुस्तान पर भी दबाव बना रहा है कि वो रूस का साथ ना दे। लेकिन इंडिया की भी मजबूरी है क्योंकि अच्छा खासा ट्रेड जो है वो रूस के साथ है। हमारा 60% जो असलहा है वो हम रूस से खरीदते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। बहुत हद तक रूस से ही खरीदते हैं और गैसोलीन पे भी रूस रिलाई कर सकते हैं। और ये मौका इस्तेमाल करके ईरान से भी चीपर प्राइस में गैस खरीद सकते हैं। बिल्कुल। तो ये सब इंडिया को वे करके देखना होगा। पर हाँ, अमेरिका से हमेशा प्रेशर रहेगा और अमेरिका प्रेशर एक्सरसाइज करती रह सकती है। और इंडिया ये सारे इक्वेशन में चाइना पे कितना रिलाई कर सकता है और चाइना किस तरह का दबाव देगा, क्योंकि चाइना और इंडिया के बीच में भी काफी खटपट है। इंडिया उसको ज्यादा प्ले अप नहीं करता है क्योंकि चाइना कंटिन्यूअसली इंडियन टेरिटरी को ऑक्यूपाई करता रहा है। इंडिया उसे नेशनल लेवल पे उछालता नहीं है क्योंकि वो प्रॉब्लम हो सकता है इंडिया के लिए। बिल्कुल। इंडिया की ज्योग्राफिकल कंडीशन भी इसी तरह की, एक तरफ से पानी है, एक तरफ से सूखा है। अमेरिका हो चाहे रूस, दोनों से बना के ही रखना पड़ेगा इसको। हाँ, एग्जैक्टली। इंडिया को हर चाहे चाइना हो, चाहे रूस हो, चाहे अमेरिका हो, सबसे बनाकर रखना होगा। बिल्कुल। एक सवाल यहाँ पर वकार साहब जानना चाहूंगा, बिल्कुल आपसे करना चाहूंगा कि अगर रूस कमजोर हुआ तो इसके क्या नतीजे सामने आएंगे?
रूस देखिए कमजोर है ही है। ये जो वॉर में एंटर किया है, रूस जो है वो सोच रहा है कि वो सोवियत स्टाइल हेजेमोनिक पावर है और अमेरिका से टक्कर ले सकता है, पर वो वैसा है नहीं। रशिया अमेरिका के टक्कर का पावर है नहीं। अमेरिका से बहुत ही छोटा उसका इकोनॉमी है, और ये इकोनॉमिक सैंक्शन जो अमेरिका और नेटो एलाइज ने जो यूज करना शुरू कर दिया है, वो रशिया को क्रिपल कर देगा इकोनॉमिकली और बर्बाद कर देगा। तो रशिया पे बहुत इकोनॉमिक हार्डशिप आने वाली है। आपको अगर याद होगा, जो इकोनॉमिक हार्डशिप इराक पे आया, वो एक मिड लेवल कंट्री था, वो बर्बाद हो गया लिटरली। इट लेड टू nearly death of nearly 500,000 people इराक में। तो रशिया जो है वो अमेरिका की तरह पावर है नहीं मॉनिटरीली, जो इस तरह से जाके जंग वेज करे और सरवाइव कर सके। इसमें आगे जो है बढ़ेगा सिर्फ जियोपॉलिटिकली फायदा चाइना का ही होगा। रशिया ये जंग वेज करके मेरे ख्याल से फंस गया है। चलिए वकार साहब हमारे साथ जुड़े रहिए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि जो जंग में जारी है और शहर के शहर पूरे तबाह हो गए हैं, लोग वहां से शिफ्ट हो गए हैं, तो किस तरह से बाज़ आबादकारी हो सकती है, किस तरह से बाज़ आबादकारी होगी, इस पर बात करेंगे। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। एक बार फिर आपका खैर मकदम। और आज हम बात करें रूस के यूक्रेन पर हमले के 1 महीने पूरे हो गए। हमारे साथ प्रोफेसर वकार अहमद साहब अमेरिका से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा प्रोफेसर महबूल हक साहब अलीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रोफेसर महबूल हक साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। आपसे यहाँ जानना चाहेंगे, रूस के यूक्रेन पर हमले को 1 महीने का वक्त मुकम्मल हो गया है, किस तरह से देखते हैं? रूस ने जो सोचा था, क्या वो अपने हदफ में पूरा होता नजर आ रहा है उसके लिए? देखिए, रूस ने जो सोचा था उसमें पोस्ट सोवियत स्पेस की जो कंट्रीज हैं उनको एक मैसेज देना चाहा था कि नेटो की तरफ अगर आपका झुकाव है या नेटो आप ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे वो जॉर्जिया हो, चाहे वो यूक्रेन हो, अगर आप नेटो ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो एक रेड लाइन क्रॉस करने के बराबर होगा, जिसे रशियन फेडरेशन अपनी सिक्योरिटी के लिए थ्रेट समझता है और वो कभी इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। वो मैसेज देने में कम से कम रशिया कामयाब हो गया पोस्ट सोवियत स्पेस की तमाम कंट्रीज को। साथ ही साथ यूक्रेन पे जिस तरह की फौजकशी की है रशिया ने, और नेटो जिस तरह से खामोश तमाशाई बंद करके देख रहा है सिवाय वेपन सप्लाई के, और कोई काम नहीं कर पा रहा, कोई इंटरवेंशन नहीं कर पा रहा है, यानी यूक्रेन को तबाही से बचाने के लिए, तो अल्टीमेटली यूक्रेन के अंदर भी एक बेचैनी पाई जाती है कि शायद उनकी फॉरेन पॉलिसी का ये डिजास्टर था कि उन्होंने नेटो की तरफ झुकाव किया और नेटो पर भरोसा करता रहे और रशिया जैसे मिलिट्री सुपर पावर से टकरा गए। नतीजे के तौर पे जो डिस्ट्रक्शन, जो तबाही है, वार के बाद पता चलेगी। लेकिन इससे इनकार नहीं कर सकते कि डॉनबास रीजन में रशिया का पूरा मुकम्मल कंट्रोल हो चुका है। क्रीमिया पहले से रशिया के पास है। तो रशिया ने जो हदफ हासिल करना चाहता उसमें यह नहीं कि कब्जा करना चाहता था उस कंट्री पे, रशिया जो हदफ हासिल करना चाहता था पार्शियली उसमें सक्सेसफुल हुआ है, चूंकि पैट्रियटिज्म जो यूक्रेन का सामने आया और जिस तरह का रेजिस्टेंस सामने आया उसकी वजह से स्लो हुआ है। लेकिन अपने हदफ में रशिया अपने हदफ की तरफ गामजन है और बहुत जल्द उसे पूरा भी कर लेगा। चलिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ प्रोफेसर अजिताब भी जुड़ चुके हैं, आलमी उमूर के माहिर हैं। अजिताब जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है। रूस के यूक्रेन पर हमले को 1 महीने पूरे हो गए और आज हम इसी पर बात कर रहे हैं। तो अजिताब जी, किस तरह से देख रहे हैं 1 महीना, किस तरह, अगर हम तकाबुल करें इस जंग का तो किस तरह करेंगे आप? दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि 1 महीने बाद भी विश्व समुदाय इस प्रॉब्लम को, इस मामले को सुलझा पाने में असमर्थ रहा है। यूनाइटेड नेशंस की फेल्योर मैं मानता हूँ, और जो पश्चिमी सभ्यताएं हैं उनका भी इसमें फेल्योर है। एक तरफ रूस को जो घेरने की इनकी कोशिश की वो बैकफायर किया। यूक्रेन में जो नेटो का इन्होंने एक्सटेंशन करने की जो थी ईस्टवार्ड, उसके तहत रूस को पूरी तरह से घेरने की कोशिश की और उसका नतीजा ये निकला कि रूस ने यूक्रेन पे अटैक किया। और आज इतनी मानवीय त्रासदी हो रही है, इतने डैमेज हो रहे हैं, बम्बार्डमेंट हो रहा है,
सिविलियन की किलिंग को कोई भी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। दुर्भाग्य से हम आज वो दिन देख रहे हैं जब युद्ध इवन 1 महीने के बाद भी जारी है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसको जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए। सिविलियन को सेफ पैसेज दिया जाना चाहिए। उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर की, उनके घरों की जो बर्बादी हो रही है, जो यूक्रेन की बर्बादी हो रही है, ये कहीं भी किसी भी तरह से इसकी भर्त्सना ही होगी। ये किसी भी कीमत पे इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ बने प्रोफेसर वकार साहब। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे, 1 महीना पूरा हो गया जंग को, तबाहियां बहुत ज्यादा हुई हैं, रूस का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, उसके फौजी मारे गए, उसके असलहे तबाह हुए, उसके फाइटर तबाह हुए। लेकिन अगर हम यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन के शहर तबाह हो गए, तो रिकवरी कैसे होगी, कैसे मुमकिन हो पाएगा भी? वकार साहब। हिंदुस्तान भी यही कहता रहा है कि बातचीत से इस समस्या का समाधान हो। बाउंड्री को, जो एग्जिस्टिंग बाउंड्री है, उसका सम्मान होना चाहिए। उसकी उल्लंघन अगर किया है, और रूस ने उसका उल्लंघन किया है, बाउंड्री को उल्लंघन किया है, बाउंड्री के पार में, उसको तो रोकना ही चाहिए। ये यूनाइटेड नेशंस का चार्टर कहता है कि हम टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को, जो हमारी मानवीय संवेदनाएं हैं, उनका ध्यान रखते हुए सिविलियन के लाइफ को प्रोटेक्ट करना का यूनाइटेड नेशंस का चार्टर भी कहता है, और हर देश का संविधान कानून भी सम्मत है। ये तो इस तरह की, बिल्कुल वकार साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी हाँ, मैं सुन पा रहा हूं। बिल्कुल वकार साहब, सवाल ये है कि इस जंग में यूक्रेन का ज्यादा नुकसान हुआ, शहर के शहर तबाह हो गए हैं, लोग शहर छोड़कर दूसरी कंट्री को शिफ्ट हो गए हैं, अब रिकवरी कैसे मुमकिन हो पाएगी? देखिए, रिकवरी की बात तो कंप्लीटली डिफरेंट है। जो रिकवरी होगी, पूरी तो बिल्डिंग के बिल्डिंग, शहर के शहर, स्कूल, अस्पताल, सबके सब तबाह हो चुके हैं। वो तो तबाह हो चुके हैं, तो उसको रिकवर करने के लिए और ठीक करने के लिए जो है अमेरिकन और ब्रिटिश कॉर्पोरेशन आ जाएंगे और बहुत सारे पैसे बनाएंगे। वो हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें जहां तबाही है वहां पैसा है, तो उसके लिए सोचनी नहीं पड़ेगी। पर देखिए, जहां तक नेटो, जहां तक यूएन का सवाल होता है, तो यूनाइटेड नेशंस जो है वो टूथलेस बॉडी हो गया है। उसकी बात कौन मानता है? आज आप कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस ने कुछ नहीं किया, यूक्रेन में ये जंग हो रहा है, यूक्रेन में इतना वायलेंस है। कल तो यूक्रेन ने यूनाइटेड नेशंस की भी बात नहीं मानी थी, वो अमेरिका के साथ जो है बिना यूनाइटेड नेशंस का परमिशन लिए आपका इराक में जंग लड़ने चला गया था। सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स तो यूक्रेन ने ही प्रोवाइड किया था। जी जी, यूनाइटेड नेशंस ने तो नहीं कहा था कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है इराक में। यूक्रेन पहुंच गया था ना लड़ने, बिल्कुल, बिल्कुल। अपना सोल्जर पहुंचा दिया था ना। तो एक इलेजिटिमेट वॉर तो यूक्रेन ने भी लड़ा, तो आज वहां पे इलेजिटिमेट वायलेंस वहां भी हो रहा है। इलेजिटिमेसी गेट्स इलेजिटिमेसी। बिल्कुल। अजिताभ जी, आपसे जानना चाहूंगा कि इस जंग का खात्मा आप कहां देख रहे हैं? जो वॉर हो रही है, इसका एंड क्या है? फ्रैंकली स्पीकिंग, रूस ने तो युग तक की वार्निंग दी हुई है एक तरह से कि परमाणु हथियारों से भी वो शायद न झिझकें, जो कि बहुत विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध के समय जो हिरोशिमा नागासाकी में जो भी हुआ, उसकी पुनरावृत्ति ना हो, उसका फिर से दोहराया ना जाए, ये विश्व समुदाय के लिए बहुत जरूरी है और हर कीमत पे वार को रोका जाना चाहिए। अभी मुझे नियर फ्यूचर में वैसा दिख नहीं रहा है। हालांकि रशिया पे बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए हैं, उसका असर भी हुआ है रशिया पे, लेकिन अभी भी रशिया अपनी जिद पे अड़ा हुआ है। पुतिन साहब अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि शायद बातचीत ही अल्टीमेट विकल्प है, उस पे ध्यान दिया जाना चाहिए। रूस की जो कंसर्न है नाटो का एक्सपेंशन, उसको भी ध्यान में रखते हुए और इसको इमीडिएट स्टॉप करने की जरूरत है, क्योंकि किसी भी हालत में जो सिविलियन की किलिंग इतनी हो रही है, उसको कैसे हम जस्टिफाई कर सकते हैं? और जो हम कह रहे हैं कि आगे अभी दिख नहीं रहा है, भगवान न करे ऐसा, कल खुदा की न ऐसा हो कि भाई ये वर्ल्ड वार तीसरी की तरफ हम जा रहे हैं, ऐसा ना हो।
जो लक्षण लग रहे हैं, विश्व समुदाय जहां फेल हो रहा है, वेस्टर्न पावर अपनी यूक्रेन को सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ रशिया भी जीत कर हुआ यूक्रेन में 1 महीने के बावजूद भी यूक्रेनी अभी भी सरेंडर की स्थिति में नहीं है। ये रशिया को भी रियलाइज करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस उम्मीद के साथ कि हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ना बढ़ें। प्रोफेसर वक़ार साहब आपका भी, प्रोफेसर महबूल हक साहब आपका भी और प्रोफेसर अजिताब साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। प्रोग्राम में फिलहाल